हेलो बच्चों, मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये आज का शायद सेकंड वीडियो होगा अगर मैं अपलोड कर पाया तो। न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के कुछ बचे हुए हैं, वो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। 5-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो भी हम आज डिस्कस कर लेंगे। इस चैप्टर के एक आध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पर भी डाले थे। अगर आप कम्युनिटी टैब देखते हैं तो प्लीज़ वो देखा करिए, वहाँ पर मैं लगभग सवाल डालता ही रहता हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और काम भी होता चलेगा। एक मैं आपको हर बार कहता हुआ आया हूँ, बीच में वीडियो छूट जाते हैं, प्लीज़ जो ऐड आए उनके ऊपर क्लिक करना चालू कीजिए बच्चों, क्योंकि मेरे पास में और कोई संसाधन नहीं है कमाई का, आप कह सकते हैं। स्कूल मैंने कोई ज्वाइन कर नहीं रखी है, कोई कोचिंग क्लास में मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। एकमात्र यूट्यूब ही है जो कि मेरी अर्निंग का सोर्स होगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ अच्छा कर पाऊँ और बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर पाऊँ। ये वास्तविकता में मेरा उद्देश्य पहले से भी था। मैंने पहले भी बच्चों को कहा था कि किसी दिन ऐसा करूँगा कि बच्चों को लगभग फ्री के अंदर एजुकेशन मिल जाए और कम से कम अच्छी पढ़ाई उनकी हो पाए। ये मैंने पहले भी अपने स्टूडेंट्स को कहा, जो मेरे से 5-7 साल पहले पढ़े होंगे। ये मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है। लेकिन वो पॉसिबल कब हो पाएगा? जब आप छोटी छोटी सी हेल्प भी अगर कर पाएंगे ना। मैं आपसे एक ही तो काम बोल रहा हूँ इस समय। क्या करना है आपको एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इतना काम आप कर सकते हैं। बहुत धीरे साउंड कर रहा होगा आपको शायद, इस माइक की कैपेसिटी शायद इतनी बढ़िया नहीं रही है। ऑलराइट, तो मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। और जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को, प्लीज कीजिए। बहुत आवश्यकता है इस चैनल को अभी आगे ग्रो करने के लिए। किसी भी चीज को सस्टेन करने के लिए आप सभी को पता है मनी की रिक्वायरमेंट होती है। बिना पैसे कोई चीज़ नहीं हो सकती, ठीक। मैं ये चाहता हूँ अगर मेरे से सपोज करो आज 2000 सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, उनमें से अगर 10% भी जेन्युइन है, तो वो 10% भी अगर एक बहुत कम अमाउंट भी में भी काम कर सके, तो उससे बढ़िया क्या होगा आप सोचिए। आपको इस तरीके से मैं काम कराने की कोशिश करता हूँ कि शायद आपको ट्यूशन जाने की रिक्वायरमेंट ना पड़े इस सत्र तो। और शायद आगे आने वाले बच्चों के लिए भी मैं यही करूँगा। एक बार के लिए 12th का कोर्स कंप्लीट हो जाए तो 11th के ऊपर भी मैं काम करूँगा। लेकिन वो टाइम वाली बात है, मेरे को इतना टाइम मिल नहीं पाता है, कैसे भी समझ लीजिए। बहुत कम टाइम मेरे को मिलता है। मैं मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट नाइट में करता हूँ। बहुत सारे बच्चों को पता होगा जो रात को मेरे से चैटिंग करते हैं। एक आध बच्चा तो वो तो हमेशा से 12 बजे के बाद में ही मेरे को रिप्लाई मैसेज भेजता है कि सर इसके बाद में क्या करूँ, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मेरी रिकॉर्डिंग का टाइम ही रात को 12 बजे के बाद का है, ठीक है। और कईयों को मैं बोल भी देता हूँ कि इस समय मत चैट कीजिएगा या फिर मेरे को मैसेज मत कीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग का टाइम होता है, कोई फ़ोन आता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। नॉर्मली तो मैं ऑफ रखता हूँ, अदरवाइज ऑफ नहीं रखता हूँ। तो ये बोल देता हूँ कि प्लीज़ इस समय कुछ भी काम मत कीजिएगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ऑलराइट, तो आज न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। देखिए सवाल किस तरीके से, क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं आएगा इसमें, ये ध्यान रखिए। देखिए क्या होगा। परम शून्य ताप पर नेज, जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। अब देखो नेज अर्धचालक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, और ये परम शून्य ताप पर कैसे होंगे तो आपको पता है। कोई भी अर्धचालक अगर वह शुद्ध अर्धचालक है, नेज अर्धचालक है, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर, परम शून्य ताप मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर, वहां पर वो क्या होगा बच्चों, कुचालक होगा। ये बात ध्यान रखना, उसमें से धारा प्रवाहित होगी ही नहीं, ठीक है, किसी हिसाब से नहीं होगी। तो वो क्या होंगे, आदर्श कुचालक होंगे। आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, से ऑप्शन है ये, आदर्श कुचालक लिखा हुआ, ठीक है। फिर आगे देखिए, दूसरा सवाल जो है, कुचालक में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल निम्नलिखित कोटि का होता है। आप सभी को पता है कुचालकों में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। तो आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का है, कम वाला नहीं चूज करना है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देख पा रहे हैं अच्छे से, तो आपको वह ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीधी सी बात है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है वो, तो ये पता चल जाना चाहिए कुचालकों के लिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो मैं देख पा रहा हूं 3 नंबर का, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, नेज सिलिकॉन में कक्ष ताप मतलब रूम टेम्परेचर पर, कक्ष ताप पर आवेश वाहकों की प्रति एकांक आयतन में संख्या। अब ये बात ध्यान में रखो, नेज सिलिकॉन बोल रहा है मतलब नेज अर्धचालक है, ठीक है। और क्या तीसरा क्वेश्चन है नहीं,
और इसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स होते हैं, जिन्हें किससे प्रदर्शित किया जाता है, Ni से। और ये मान किसके बराबर है, एकांक आयतन में आवेश वाहकों की संख्या। स्मॉल n क्या होता है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या मुक्त होलों की संख्या या मुक्त आवेश वाहकों की संख्या होती है। और वो कितनी दे रखी है बच्चों, 1.6 गुणा 10 की घात 16, 1.6 गुणा 10 की घात 16 प्रति मीटर क्यूब। मेरे हिसाब से कैलकुलेशन में आपको छोड़ सकता हूं, है ना। चलिए फिर क्या बोल रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, देखो गतिशीलता को प्रदर्शित किया जाता है म्यू से, तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होती है म्यू ई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कितनी बोल रहा है, 0.150 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, और होल्स की गतिशीलता कितनी बोल रहा है, म्यू एच 0.05 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, गतिशीलता बोल रहा है। तो सिलिकॉन की चालकता प्रति ओम मीटर में ज्ञात कीजिए, मतलब महो पर मीटर में आपको ज्ञात करनी क्या, चालकता को क्या बोलते हैं, सिग्मा। ठीक, सिग्मा बराबर क्या होता है, आंसर है बच्चों E इंटू एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, यही होता है। चूंकि नेज अर्धचालक है तो Ne और NH क्या है, बराबर, किसके बराबर, Ni के बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, E, और यहां पर भी Ni लिख दिया म्यू E, और यहां पर भी Ni लिख दिया और म्यू H लिख दिया। ठीक है, Ni को क्या लिया जा सकता है कॉमन, तो E इंटू Ni, फिर अंदर क्या बच गया, म्यू E प्लस म्यू H, यही तो बचा। चलिए E का मान कितना, 1.6 गुणा 10 की घात -19, Ni का मान कितना, 1.6 गुणा 10 की घात 16 प्लस की घात है, फिर म्यू E और म्यू H मतलब 0.15 प्लस 0.05, यही तो है। चलिए 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, तो 2.56 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 10 की घात गुणा 10 की घात -3, ये कितना आएगा, 0.2 आ जाएगा क्या, जोड़ो 0.2 आना चाहिए, ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, चलिए इसे 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 6 दूनी 12, फिर 5 दूनी 10 और 11, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो गया 0.12, सॉरी 5.2 इंटू 10 टू द पावर क्या, -3। ये किसका मान है, सिग्मा का। देखिए कोई मान इसके लमसम में बैठ रहा है क्या, हाँ, एक दे वाला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इसके लमसम में, दे नहीं, से वाला ऑप्शन बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 5.12 इंटू 10 की पावर -4 लिख सकता हूं पर ओम मीटर। ठीक है, तो ये ऑप्शन अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो मेरे को से वाला जो है वो प्रतीत हो रहा है, कर लोगे, कर ही दिया है, करना क्या है। ठीक है, हो गया। चलिए अगला देखिए 4:1, ये हो गया ना बच्चों, क्लियर है। इसके अंदर मात्रक लगा लीजिएगा, मैंने मात्रक नहीं लगाया है ना, महो पर मीटर लगा लीजिएगा या फिर पर ओम मीटर लगा लीजिएगा। अगला देखिए 4:1, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक की तरह उपयोग में लाया जा रहा है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, प्रवर्धक की तरह उपयोग में लाया जा रहा है, तो जिस तरीके से वो बोल रहा है आवेश वाहकों के लिए, हाँ देखिए, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में मुख्य आवेश वाहक कौन से होंगे, आंसर है इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहां की ओर जाएंगे भैया, एन से पी की ओर जाएंगे। चौथा एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे होल्स और यहां पे वापस इलेक्ट्रॉन्स, इमिटर बेस कलेक्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन जाते हैं इमिटर से किसमें, बेस में, अगर इस संधि को क्या किया जाए, अगर अभिनत किया जाए, जो कि प्रवर्तक में इसे अगर अभिनति करते हैं, इसे पश्चाभिनत करते हैं।
ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन ही वास्तविकता में कहाँ की ओर जा रहे हैं, आधार की ओर जा रहे हैं, फिर आधार को पार करके संग्राहक की ओर जाएंगे। लेकिन पहला टास्क कहाँ कंप्लीट कर रहे हैं, इमिटर से बेस के बीच में कंप्लीट कर रहे हैं। कौन, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, एनपीएन है ना, तो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये बात याद में, इलेक्ट्रॉन आधार से संग्राहक की ओर नहीं भैया, आधार से संग्राहक की ओर नहीं, ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस देखो जो डील होता है, ठीक है, होल्स की बात हम करेंगे ही नहीं। यहां पे द ऑप्शन देखिए एक बार के लिए, क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से आधार की ओर चल रहे हैं, जो मैंने आपको बताया। होल्स की बात देखो, होल्स की बात दोनों ही गलत थी। कैसे भाई, होल्स उत्सर्जक से आधार की ओर चलते हैं भैया, उत्सर्जक से आधार की ओर कोई होल नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, होल्स तो जाने से रहेंगे। होल्स आधार से उत्सर्जक की ओर चलते हैं, आधार से उत्सर्जक की ओर जाने का प्रयास करते हैं, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है यहाँ पर कि होल्स जो है वो आधार से कहाँ की ओर जाने का प्रयास करते हैं, यहाँ की ओर जाने का प्रयास। लेकिन बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन से, इसलिए उसकी तुलना में उसको दिया गया। हालांकि सवाल के अंदर दो ऑप्शन सही होने चाहिए, होल्स जो है वो आधार से उत्सर्जक की ओर चलते हैं और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से आधार की ओर चलते हैं, ये दोनों भी सही देखे जाएंगे। चलिए आगे देखिए, संलग्न चित्र में दिए गए परिपथ में बुलियन समीकरण होगा। अभी यह चित्र समझो, ये तो कर ही लोगे भैया, ये तो बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। बुलियन समीकरण समझो, ए है, कौन सा गेट है ये, नॉट गेट, नॉट गेट से गुजरा तो क्या होगा, ए बार, यहाँ पे पहुंचा क्या, बी, ये कौन सा गेट है वो समझो, और गेट, और गेट क्या करता है, जोड़ने का काम, तो जो भी आता है उसको जोड़ता है, ए बार और बी आ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बार प्लस बी, ठीक है, y इक्वल टू क्या है, ए बार प्लस बी है, ये बात ध्यान रखना, जो भी ऑप्शन है ए बार प्लस बी, शायद सही दिखाई दे रहा है मेरे को, देख लीजिएगा, ए बार प्लस बी सही है, तो वो ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगला देखिए, किसी एंड द्वार, एंड मतलब गुणा करने वाला द्वार के लिए तीन निवेशी क्रमशः, देखिए एंड ऐसा बनता है और उसमें तीन निवेश दे दिए, कौन कौन से हैं, ए बी व सी, तो निर्गत वाई होगा। हाँ भाई, ए बी और सी, निर्गत वाई क्या होगा, आंसर है एंड गेट, गुणा करता है, सभी को गुणा करवा दो, ए बी सी, ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है, ए डॉट बी डॉट सी गुणा करवाना है और कुछ नहीं करवाना, द ऑप्शन मेरे को दिखाई दे रहा है बच्चों। चलिए सातवां सवाल समझिए, किसी ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार परिपथ में धारा प्रवर्धन गुणांक, अब ये बात ध्यान में रखो, उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ आधार बोल रहा है वो, परिपथ में धारा प्रवर्धन गुणांक बीटा होता है या अल्फा होता है, तो ये बात ध्यान रखें, आधार विन्यास में अल्फा ही होता है और अल्फा का मान हमेशा एक से कम होगा, इससे भी आप पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास में 7th है, 7th के अंदर अल्फा की वैल्यू दी हुई है, क्या बच्चों 0.95, चूंकि एक से कम था तो भी आप पहचान सकते हो। फिर क्या बोल रहा है, जब उत्सर्जक धारा कौन सी, आई कितनी है, 2 मिली एम्पियर है, 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मिली एम्पियर, ठीक है, तब आधार धारा आईपी क्या होगी, आईपी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले आप अल्फा को समझिए, भैया ये अल्फा बताते क्या है, तो हम बोलते हैं ये अल्फा बताता है आई सी बटा आई ई को, या डेल आई सी बटा डेल आई ई को, ठीक, तो यहां से मैं आई सी निकाल सकता हूं, आई सी बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू आई ई, बताओ होगा नहीं होगा, अल्फा का मान कितना 0.95, आई ई का मान कितना होगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -3। ध्यान रखो, एक नंबर का है, 2 नंबर का सवाल आ जाएगा, इस सवाल की कैपेबिलिटी है कि नहीं, गुणा करो भाई, 90 का दुगना होता है 180 और यहाँ पे 0.05 होता है, ये 190 हो जाएगा क्या, है ना, ये 190 हो जाएगा, 1.90 गुणा 10 की घात -3, कुल मिलाकर के 1.9 मिली एम्पियर आईसी का मान, आईसी हमारे पास में है, आईई हमारे पास में है, आईबी निकलेगा नहीं निकलेगा, क्यों भाई, आईई इक्वल्स टू क्या होता है, आईसी प्लस आईबी, तो आईबी बराबर क्या हो जाएगा, आईई माइनस आईसी, आईई का मान कितना 2, आईसी का मान 1.9 मिली एम्पियर,
यही तो है। कितना आएगा 0.1 मिली एम्पियर। बताओ भैया आईवी का मान आया नहीं आया? आया ना। इसे मिली एम्पियर में लिख लो, कंफ्यूज हो रहे हो तो। हो जाएगा। होगा ही होगा भैया, कहाँ जाएगा। चलो, तो 0.1 मिली एम्पियर ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एम मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फिर 8वां सवाल देखिए, जर्मेनियम में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लगभग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो इतना ही होता है 0.7 0.6। फिर क्या बोल रहा है, वह तरंगदैर्घ्य जिसका अवशोषण जर्मेनियम प्रारंभ करता है लगभग है। अब आपको तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है, और जो तरंगदैर्घ्य आपको दे रखी है सामने ऑप्शन आप देखोगे तो 35,000, 1700, 17,700, 25,000 और 51,600 एंगस्ट्रॉम। तो ये बात ध्यान में रखिए, इससे संगत जो तरंगदैर्घ्य होगी वो अधिकतम तरंगदैर्घ्य होगी। ठीक है, इससे संगत जो तरंगदैर्घ्य होगी वो अधिकतम तरंगदैर्घ्य होगी, जिसे जर्मेनियम क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। ठीक है, आवृत्ति न्यूनतम होगी, उससे ज्यादा आवृत्ति का देखिए समझिए। तो जर्मेनियम जो है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के संगत ऊर्जा को क्या कर सकता है, अवशोषित। तो इससे ज्यादा वाली को भी क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, इससे कम वाली को नहीं करेगा। तो अगर ये ऊर्जा है, और ऊर्जा को मैं क्या लिख सकता हूं, E इक्वल्स टू एच न्यू या फिर एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो अगर ये न्यूनतम ऊर्जा है, इससे ज्यादा ऊर्जा को क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। तो समझिए, अगर ये ऊर्जा न्यूनतम है तो इसके संगत आवृत्ति भी क्या होगी, न्यूनतम। तो इसके संगत तरंगदैर्घ्य क्या होगी, अधिकतम। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर आवृत्ति न्यूनतम है तो संगत तरंगदैर्घ्य क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो इस ऊर्जा के संगत अगर आवृत्ति अधिकतम है तो फिर ये न्यूनतम, और अगर ये आवृत्ति न्यूनतम है तो फिर ये अधिकतम हो जाएगा। तो हमें ये बोलना है या हमें ये समझना है कि इस ऊर्जा को वो क्या कर सकता है, अवशोषित कर सकता है। इससे ज्यादा ऊर्जा को भी वो क्या कर सकता है, अवशोषित कर सकता है, लेकिन इससे कम ऊर्जा को अवशोषित नहीं करेगा। तो ये क्या है, न्यूनतम ऊर्जा है जिसे अवशोषित करेगा। तो इस न्यूनतम ऊर्जा से संगत आवृत्ति भी क्या होगी, न्यूनतम होगी, और उसके संगत तरंगदैर्घ्य क्या होगी, अधिकतम होगी। ठीक है, तो हम जो इस समय तरंगदैर्घ्य निकाले वो अधिकतम तरंगदैर्घ्य है, जिसे वो क्या कर सकता है, अवशोषित कर सकता है। ये बात ध्यान रखना। चलिए, अब वो कैसे निकालेंगे वो देखिए। देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था, E इक्वल्स टू क्या, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच सी डिवाइडेड बाय ई। एच का मान कितना, 6.62 या 63 गुणा 10 की घात माइनस 34, जो भी दिया हुआ हो, सवाल में दिया हुआ है नहीं दिया हुआ तो 62 से काम कर लीजिएगा। सी का मान कितना, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ई का मान कितना, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। इससे जो लैम्डा का मान जो भी आए वो वाला आपका आंसर होगा, या उसके आसपास में जो भी आपको मिल जाए वो आपका आंसर होगा। ये बात है, इसके आसपास में भी आपको ज्यादा दूरी पे नहीं मिले ना, इनमें से कोई एग्जैक्ट नहीं मिले, लेट सपोज करो, तो इसके आसपास भी जो मिल जाए उसको टिक मार देना। ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल पास में होना चाहिए, पता चले दूर वाले चले जाओ तुम। ठीक, तो देख लीजिएगा 1900, देखो कैलकुलेशन कार्ड छोड़ रहा हूं मैं, 1900 नहीं, 9 वाला देखिए। चित्र में प्रदर्शित दो नैंड द्वारों से प्राप्त तर्क द्वार है। आपको ये देखना है कि देखो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, दो नैंड गेट बोल रहा है वो कुछ ऐसा, ऐसा जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों गेट को मिलाकर के कोई एक तर्क द्वार बनेगा। वो तर्क द्वार कौन सा होगा, तुमने बोला ये ए और बी है, तो नैंड है तो क्या करेगा, ए डॉट बी करेगा और उसके ऊपर क्या लगाएगा, बार। अब इसमें ए की सिग्नल जा रहा है, देखो ए की लाइन जा रही है इस वाले में, तो ये सिंपली एक नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा ये तो आपको पता है। तो ये इसका और उल्टा कर देगा, ए डॉट बी, एक बार तो उल्टा था ही, दो बार उल्टा, दो बार उल्टा, इसका मतलब वही हो जाता है क्या, वही होता नहीं होता, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, बताया था नहीं बताया था, है ना। ए का डबल बार क्या होता है, ए ही होता है, तो ए डॉट बी का डबल बार क्या होगा, ए डॉट बी होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो ए डॉट बी क्या है, गुणा करने वाला गेट कौन सा होता है, एंड गेट होता है। एंड गेट पे आंसर लगा लीजिएगा, ए ऑप्शन है एंड द्वार। ठीक है, 10वां देखिए,
दो सर्वसम Pn संधियां एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में। चलो वो सुनो, चित्र ही नहीं दे रखा है तो मैं इस सवाल को छोड़ रहा हूं बच्चों। चित्र दिया हुआ होता तो अपन काम करते है ना, तो इस सवाल को भी छोड़ देते हैं, जब ये सवाल हमें पता चलेगा तब काम कर लेंगे। ऑलराइट, चलिए, तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इसके बाद में देखो न्यूमेरिकल। देखिए पहले नंबर का न्यूमेरिकल, एक कक्ष ताप पर नेज जर्मेनियम की एक प्लेट जिसका क्षेत्रफल इतना दे रखा है और मोटाई इतना दे रखा है। देखिए जर्मेनियम के लिए बोल रहे हैं नेज शुद्ध अवस्था के अंदर है, उसका क्षेत्रफल ए, पहला न्यूमेरिकल है, और पहले न्यूमेरिकल में ए की वैल्यू है 2 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, 2 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बात कोई दिक्कत नहीं। मोटाई टी मान लो, एल मान लो, जैसे भी, कितनी 1.2 गुणा 10 की घात -3 मीटर। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, हमें मोटाई दे दी है उसने और क्षेत्रफल दे दिया है, आयतन निकाल सकते हैं। मैं उत्पन्न विद्युत धारा ज्ञात करो आई। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है? आई ज्ञात करनी है। फिर क्या बोल रहा है? मैं उत्पन्न विद्युत धारा ज्ञात कीजिए जब इसके फलकों के मध्य 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। विभवांतर कितना? 5 वोल्ट का। ठीक है, विभवांतर आरोपित किया जाता है। कक्षताप पर जर्मेनियम में नेज आवेश वाहकों का घनत्व ni का मान कितना है? 1.6 गुणा 10 की घात 6, बहुत कम है भैया, पर मीटर क्यूब, ये दे रखा है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की गतिशीलता है। इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता क्या? म्यू ई, और होल्स की गतिशीलता क्या? म्यू एच। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता बोल रहा है 0.4 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, और इसकी 0.2 होल्स की मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। वो क्या ज्ञात करवा रहा है? वो धारा ज्ञात करवा रहा है। ये बात थोड़ा सा हमें क्या करनी है? ध्यान रखनी है बच्चों, है ना। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या ले सकते हैं? क्या भैया? देखिए, J बराबर सिग्मा ई, ठीक है, और V और E में एक रिलेशन है, क्या? J इज इक्वल टू सिग्मा V डिवाइडेड बाय D, जो D मोटाई है, यहां पे D लिख लो। ठीक है, ये मेरे हिसाब से यहां पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डन हो गया। फिर हमें क्या निकालना है? I निकालना है। J इज इक्वल टू क्या होता है? I अपॉन A होता है। थोड़ा सा समझिए कहां से कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं हम। J बराबर सिग्मा E से कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं। ठीक, I अपॉन A J की जगह लिख दिया, ये हो गया सिग्मा V डिवाइडेड बाय D, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए, मेरे को I निकालना है ना, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा V इंटू A डिवाइड बाय D। बताओ भाई, बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है? बैठ रहा है। V दे रखा है क्या भैया? V दे रखा है। A दे रखा है क्या भैया? A दे रखा है। D दे रखा है क्या भैया? दे रखा है। क्या निकालना है? सिग्मा, सिर्फ सिग्मा। ठीक, सिग्मा क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया। सिग्मा इज इक्वल्स टू, देखो नेचर तो चालू के लिए हमें डायरेक्ट लिख दो तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए ना। क्या होता है? E इंटू एन आई, फिर ब्रैकेट में म्यू ई प्लस म्यू एच लिख सकता हूं नेचर तो चालकों के लिए। E का मान कितना? 1.6 गुणा 10 की घात -19। एन आई का मान देखो दे रखा है 1.6 गुणा 10 की घात 6। म्यू ई और म्यू एच 0.4 और 0.2, 0.4 प्लस 0.2। ठीक, 16 का स्क्वायर बताया था कितना? 256, तो ये हो गया 2.56 गुणा 10 की घात, देखो यहाँ पर कितना मीटर, बहुत कम बैठ रहा है भैया, 10 की घात -13। एक बार के लिए रीचेक कर लीजिएगा क्योंकि ये मान मेरे को बहुत कम दिखा। फिर इसके बाद में ये गुणा होगा किससे? 0.6 से। चलिए इसे 6 से वापस से गुणा करते हैं, कितना आता है? 6 6 क्या बच्चों? 36, 3 आया, फिर 6 5 30 और 3 33, वापस से 3, 6 दूनी 12, 12 3
15 और 3 के बाद में पॉइंट लगा दो तो 1.5 हो जाएगी, गुणा 10 की घात क्या -13, ये सिग्मा है पर ओम मीटर। ठीक है ये बात, तो ये हमें पता चल गया कितना है सिग्मा का मान ये रहा। चलो वाई निकालते हैं, हो गया ना, यहां से सिग्मा निकाल लिया, फिर यहां से लेकर गया यहां तक पहुंच गए। सिग्मा का मान कितना 1.536 गुणा 10 की घात -13, v का मान 5, a का मान 2 गुणा 10 की घात -4, d का मान 1.2 गुणा 10 की घात, मेरे को सॉल्व नहीं करना था, ये सॉल्व नहीं करना था, गलती की, कोई नहीं, 10 की घात -3, जल्दी से कट जाता है, काटू 10 की घात -1 रह जाएगा, है ना। फिर इसको करूंगा तो यहाँ पे 10 की घात -1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं तो ऐसा ना करो तो फिर यहां से ऐसा करो, ये देखो, ठीक। अब गौर करना, ये जो चीज है ये, इसको 0.6 से गुणा करने पर ये आएगा, तो इसका मतलब 0.6 का भाग अगर मैं इसमें लगा दूंगा तो कितना आएगा 2.56 आएगा, नहीं आएगा, तो इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा 2.56, ठीक है, गुणा 5 और करके देख लीजिएगा, आना उतना ही चाहिए, गुणा 10 की घात क्या बच्चों 10 की घात -13, ठीक है। मैंने क्या किया, ये ऐसा रहा और 10 की घात -14 कर दीजिए, ये 10 की घात -1 दो, गुणा करो इसको, कितना आएगा 5 6 30, 3 5 25 और 3 28, 2 5 दूनी 10, 2 12 गुणा 10 की घात -14, पर बहुत कम है भैया, आंसर मैच करो, ये तो बहुत कम है, कितना आ रहा है 12.8 गुणा 10 की घात -14, हाँ बिल्कुल सही है, 1.28 गुणा 10 की घात -13 एम्पीयर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 1.28 गुणा 10 की घात -13 एम्पीयर, बिल्कुल सही है। चलिए, तो इस तरीके से हमें ये याद हो, ये भी पता चला ये चीज कहाँ से बैठ रही है ना, ये ध्यान रखिए, अगर ये हमें पता होता जो कि 5वें चैप्टर का एक पार्ट है तो हमारा सारा काम बैठ जाता, कि 5वें का भी है और इसका भी है, जो हमने यूज किया है यहाँ पर। ऑलराइट, दूसरा सवाल अच्छे तरीके से देखिए, ये सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा भी गया है। मैं सोच रहा था कि कैलकुलेशन आप लोगों पे छोड़ दूं, लेकिन फ्लो में आ गई वो कैलकुलेशन। चलिए, क्या है, चित्र में प्रदर्शित परिपथ में लगे दोनों डायोडों का अग्र प्रतिरोध, मतलब अग्र अभिनति में प्रतिरोध कितना है 50 ओम, तथा उत्क्रम अभिनति में प्रतिरोध अनंत है। यदि बैटरी का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट हो तो 100 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। चलिए एक बार के लिए देखिए इस सवाल को, मैं इधर बना देता हूं अभी से। क्या बोल रहा है, एक डायोड ऐसा और एक डायोड ऐसा, है ना, और ऊपर वाले से कनेक्टेड है 150 ओम और नीचे वाले से कनेक्टेड है कितना 50 ओम, और ये दोनों समांतर क्रम में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और फिर यहां पर एक बैटरी लगी हुई है और इसके साइड में एक 50 ओम मोड़ लगा हुआ, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, नहीं 50 नहीं 100 है। अब क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि 100 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, इस वाले 100 ओम से प्रवाहित धारा आई ज्ञात करनी। ठीक, तो पहले हम ये समझिए कि ये अगर 6 वोल्ट की बैटरी है तो कौन सा डायोड अग्र अभिनित होगा, कौन सा पश्चिमित। आंसर है ये अग्र अभिनित, पी टाइप को बैटरी का प्लस का और एन टाइप को बैटरी का माइनस का, जबकि ये पश्च अभिनित है। उल्टा देखो, ये एन टाइप था, बैटरी का पॉजिटिव मिल रहा है। अगर ये पश्च अभिनित है तो इसका प्रतिरोध कितना हो गया, अनंत। अनंत हो गया तो क्या इसमें से धारा प्रवाहित होगी, नहीं भैया, ये तो हटा दो, सर्किट में हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे कोई धारा जानी नहीं है, ये तो कभी काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि अगर ये D1 है और ये अगर D2 है तो D2 पश्च बायसित हो गया,
यहाँ D1 अग्रमिलित, ठीक है, और D2 पश्चमिलित। तो इस D2 वाले को तो हटाओ, अनंत प्रतिरोध हो गया। लेकिन D1 वाले का प्रतिरोध हो गया कितना, 50 ओम बोल रहा है वो। अग्र अवनति में दोनों डायोड का प्रतिरोध कितना होता है, 50 ओम। तो इसका प्रतिरोध कितना, 50 ओम, ठीक है। तो अब जैसे ही ये कनेक्ट हुआ तो अब आपका सर्किट कुछ ऐसा हुआ, डायोड को हटाओ और उसकी जगह लगाओ 50 ओम, और फिर D1 की जगह है ना, ये D1 की जगह, और उसके साइड में 150 ओम ये, और उसके नीचे ये 100 ओम। ये बीच वाला तो हट गया भैया, इसका कोई काम ही नहीं था। ये सर्किट बताओ सिंपल हो गया नहीं हो गया? मेरे हिसाब से अब तो इससे निकाल सकते हो धारा, जो इससे जाएगी वही इससे जाएगी, ठीक। तो ये 6 वोल्ट। टोटल प्रतिरोध कितना, तो हमने बोला R इक्वलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, 50 प्लस 150 प्लस 100 कितना हो गया, 300 ओम। R इक्वलेंट V की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट है। तो फिर धारा I कितना होगा, आंसर है V डिवाइडेड बाय R होगा। तो R इक्वलेंट कर दो, 6/300 क्या एम्पियर। 6 से काटो, 6 पंजो 30, 1/50 एम्पियर। 1/5 को बोलते हैं 0.2, और ये हो जाएगा 0.02 एम्पियर। इतनी धारा बहने वाली है भैया, देख लीजिएगा। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो आप चेक कर लीजिएगा, वैसे ठीक होनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं एक बार के लिए मैच हाँ कर रहा है। पता चला D2 जो था वो पश्चमिलित था बच्चों, पश्चमिलित तो हटा दो उसको, उसका कोई रोल नहीं रहा हमारे लिए, ठीक। तो फिर सर्किट यही है बच्चा, सिर्फ इतना, ये रह गया, ये हट गया बेचारा। चलिए अगला देखिए, तीसरे नंबर का सवाल। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। हाँ भाई देखिए, तीसरे नंबर का सवाल। उभयनिष्ठ आधार विन्यास में ट्रांजिस्टर का धारा प्रवर्धन 0.99 है, बीटा, तो बीटा नहीं अल्फा, 0.99, और अल्फा का कोई मात्रक नहीं होता। यदि उत्सर्जक धारा में 5 मिली एम्पियर परिवर्तन करे, उत्सर्जक धारा में परिवर्तन, उत्सर्जक मतलब E, ठीक है, और उसमें परिवर्तन, धारा में परिवर्तन डेल आई ई में परिवर्तन कितना, 5 मिली एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। करने पर संग्राहक धारा में परिवर्तन की गणना कीजिए, डेल आई सी, संग्राहक धारा में परिवर्तन की गणना कीजिए। आधार में क्या परिवर्तन होगा, आपको डेल आई बी भी ज्ञात करना है, ठीक है, ये भी ज्ञात करना है। चलिए तो पहले तो ये देख लेते हैं, अल्फा है ना, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल आई सी बटा डेल आई ई। थोड़ी देर पहले ऐसा सवाल सॉल्व किया था, बस डेल नहीं लगाया था। तो डेल आई सी बराबर क्या हो जाएगा, आंसर है अल्फा इंटू डेल आई ई। अल्फा का मान कितना, 0.99, आई ई का मान कितना, 5 गुणा 10⁻³ एम्पियर। गुणा करो 45, 5 का 45 होता है 4, फिर 45, 45 और 4 49, 49, तो ये हो गया 4.95 इंटू 10 टू द पावर क्या, -3 एम्पियर। कुल मिलाकर के मैं लिख सकता हूं कि डेल आईसी जो है वो 4.95 मिली एम्पियर हो गया। डेल आईसी हमारे पास में है, डेल आई दे रखा है, तो क्या होगा भाई, IE इज इक्वल्स टू IC प्लस IB, यही होता है। इसका मतलब डेल IE इज इक्वल्स टू डेल IC प्लस डेल IB होता है, नहीं होता है? तो डेल IB बराबर क्या हो जाएगा, यही तो पूछ रहा है। आधार धारा में परिवर्तन भी ज्ञात करो। क्या भाई, डेल IE में डेल IC को घटा दो, थोड़ी देर पहले ही किया था, बस डेल नहीं लगाया था। डेल IE का मान कितना, 5 मिली एम्पियर में से घटाना कितना है, 4.95 मिली एम्पियर को कितना आएगा, 0.05 मिली एम्पियर। अरे इतना तो कर ही लोगे, इतनी मैथमेटिक्स तो आती है, या फिर ये भी करूं? चल हो गया, सिंपल सा सवाल था भैया। आगे देखो क्या बोल रहा है।
एक पीएन संधि के लिए विभव प्राचीर। अब देखो पीएन संधि के ऊपर क्वेश्चन आ गया, इतनी देर ट्रांजिस्टर चला था और ये सवाल बेसिक सवाल है, ट्रांजिस्टर के लिए पूछे जा सकते हैं बच्चों, ध्यान में रखिएगा। देखिए एक पीएन संधि के लिए विभव प्राचीर का औसतन मान 0.1 वोल्ट है। विभव प्राचीर मतलब बैरियर, वीबी का मान, ठीक है, वो कितना है 0.1 वोल्ट है। लेट्स सपोज कीजिए वीबी इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 0.1 वोल्ट, ठीक है। कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है भाई, डन। क्या बोल रहा है, संधि क्षेत्र पर 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र आरोपित किया गया है। 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र, ठीक है भाई, हो गया। अवक्षय वृत्त की मोटाई कितनी होगी भैया, डी ज्ञात करना है। V इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, ईडी होता है नहीं होता, तो फिर D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय E। तो मैं यहाँ पे VB डिवाइडेड बाय E कर देता हूँ। VB का मान कितना 0.1, इसमें भाग इसका 10 की घात 5 का, ऊपर लेकर के लिखा 0.1 गुणा 10 की घात -5 क्या मीटर। सॉल्व करोगे तो 10 की घात -6 मीटर लिख दूं क्या, 1 माइक्रोमीटर, है ना, ये ध्यान रखना। 1 माइक्रोमीटर ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, 1 माइक्रोमीटर। 10 की घात -6 क्या होता है, माइक्रो ही तो होता है, ठीक है, तो 1 माइक्रोमीटर भी हो सकता है। तो ये था आपका कौन सा, फोर्थ क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ वन देखिए, एक ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जोड़ा गया है। तो जल्दी से अपने दिमाग में, अपनी कॉपी में एक ट्रांजिस्टर बना लो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास वाला, ठीक। तो मैंने बोला ऐसा, ये बेस, ये इमीटर और ये कलेक्टर, ठीक है। इधर कोई ना कोई बैटरी लगी हुई होगी, इधर कोई ना कोई बैटरी लगी होगी, वो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से ऐसा कुछ कनेक्शन है ना। चलिए देख लो, वैसे ये एम्पीयर बना रखा है मैंने, तो फिर ये पी टाइप पे बैटरी का पॉजिटिव ही है ना, और ये है ना, ये ऐसा ऐसा कनेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्या बोल रहा है वो, संग्राहक परिपथ में, संग्राहक जहां संग्राहक है ये वाला भाग, ठीक है, संग्राहक परिपथ में 8 वोल्ट का शक्ति प्रदाय लगा हुआ। ये जो बैटरी है ना VCC, इसका मान कितना है 8 वोल्ट है, ठीक है। तथा संग्राहक के श्रेणी क्रम में 800 ओम प्रतिरोध पर विभवपात 0.5 वोल्ट है। यहां पर एक क्या है, प्रतिरोध है, वो प्रतिरोध होगा RC या फिर RL, वो कितना है 800 ओम है, ठीक। और इसके ऊपर विभवपात V नॉट लिख देता हूं, या फिर चल जो भी है वो कितना दे रखा है हमें 0.5 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें धारा कौन सी जा रही होगी, IC। तो यहां पर ये जो वोल्टेज दे रखा है वो V नॉट, ध्यान रखिए IC इंटू RL होगा, तो IC निकाल सकते हैं हम यहां से, कोई दिक्कत नहीं। यदि धारा प्रवर्तन गुणांक अल्फा का मान, देखो बीटा नहीं दे रखा है, अल्फा दे रखा है, अल्फा का मान कितना 0.96 है, यही तो बोल रहा है, यही चीज बोल रहा है ना, है। तो आधार धारा ज्ञात कीजिए, आई भी ज्ञात कर लीजिए। क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल मेरे को लग नहीं रहा, बहुत सिंपल सा सवाल है बच्चों, आपको यहां पर थोड़ा सा गौर करना है। ये वाली चीज, ये वाली चीज में मेरे को क्या पता चला, मेरे को ये पता चला बच्चों, देखना समझना, V नॉट इज इक्वल टू क्या होगा IC इंटू RL होगा, जिस तरीके से सवाल दिया हुआ है। क्लियर है ये बात, ये मैंने सर्किट डायग्राम आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, ये बात ध्यान रखिएगा। तो V नॉट का मान कितना 0.5, IC का मान कितना है ज्ञात करना, RL का मान कितना है 800, ठीक। तो IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 में 800 का भाग लगाओ, ये तो होगा। चलो इसे मैं क्या लिख सकता हूं 0.5 समझना गुणा 8 गुणा 10 की घात 2, 10 की घात 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, ठीक है। इसका पॉइंट हटा दो तो ये हो जाएगा 5/8, है ना, और इसका पॉइंट हटाऊं तो मैं नीचे 10 से गुणा करूं, 10 से गुणा तो 10 की घात 3 हो जाएगा, नीचे ऊपर गया तो 10 की घात -3 हो जाएगा। चलो 5 में 8 का भाग लगाओ, तो यहाँ पे लगाओ 0 और मैंने लगा दिया पॉइंट,
8 पंजो 40, 8 छिंग 48, 6 आया, 2 बच गए अभी भी, 0 लगाओ 20 रहा, ठीक, 8 3 24, मतलब 8 दूनी 16 से काम चल जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये गुणा 10 की घात क्या माइनस का 3 IC। मेरे हिसाब से आगे और काम हो जाएगा, 16 4 बच गए, हाँ 0.625 गुणा 10 की घात माइनस 3 एम्पियर, ये इतना मिली एम्पियर में चला गया, 0.625 मिली एम्पियर। किसका मान है IC का। IB ज्ञात करना है, ज्ञात हो सकता है क्या, अल्फा के लिए मेरे को IC है नहीं, बीटा चाहिएगा। चलिए कैसे होगा आगे समझिए। देखो IC और IB में एक संबंध आता है बीटा से। बीटा क्या होता है बच्चों, बीटा इज इक्वल टू होता है डेल IC डिवाइडेड बाय डेल IB, या फिर IC डिवाइडेड बाय IB, ठीक है। तो अगर मेरे को बीटा पता चल जाए तो मैं आसानी से काम कर सकता हूं। बीटा कहां से निकलेगा, अल्फा से। हमें पता है क्या भाई, बीटा इज इक्वल टू होता है अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ये मैं फॉर्मूला लिख चुका हूं। अल्फा का मान कितना 0.96, ये कितना 1 माइनस 0.96, 0.96 में भाग लगाओ 0.04 का, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 96 में 4 का भाग लगाओ रे, 4 दूनी 8, 2 इधर चले गए, फिर अरे पॉइंटर में कैसे आ रहा है, नहीं 1 चला गया, 4 चौक 16, तो बीटा का मान हुआ 24, ठीक। जब अल्फा का मान कितना था 0.96 था, बीटा आ चुका है, IC मेरे पास में है, IB निकलेगा कैसे, तो हमने लिखा बीटा इज इक्वल्स टू IC डिवाइडेड बाय IB, ठीक है। तो फिर IB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IC में भाग लगाओ किसका, बीटा का। IC कितना है 0.625 गुणा 10 की घात कितना -3, इसमें भाग लगाऊंगा किसका 24 का, भैया 24 का भाग लगा लीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो कैसे, 625 लिख लीजिए, गुणा 10 की घात कितना माइनस का 6 कर दीजिएगा और इसमें 24 का भाग लगा देना, इतना तो कर ही सकते हो ना, 25-26 के आसपास आएगा, देख लेना जो भी आएगा। चलिए तो यहाँ पे जो सोल्व कर रहा है तो वो 26 के आसपास में बता रहा है, 26 माइक्रो एम्पियर, बिल्कुल सही बात है। नहीं तो जो कैलकुलेशन नहीं करे इतना छोड़ देना भैया, यहाँ तक सही है, आगे तुम सोल्व कर लेना भैया, सही आएगा, हो जाएगा। ये सिंपल था, बस आपको ये थोड़ा सा डायग्राम दिमाग में छप जाना चाहिए कि वो बोल क्या रहा है, ये छप गया तो ऑटोमेटिकली काम कर दोगे, ये नहीं छपा तो दिक्कत है, ठीक है। चलिए, एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में आधार धारा में 50 माइक्रो एम्पीयर की वृद्धि करने पर, अगला सवाल है छठा बच्चों, ये मिटा रहा हूं, क्या बोल रहा है, उत्सर्जक प्रवर्धक में आधार धारा में 50 माइक्रो एम्पीयर की वृद्धि करने पर, उभयनिष्ठ उत्सर्जक तो यही है, आधार धारा ये आएगी, इसमें परिवर्तन डेल आएगी, कितना 50 माइक्रो एम्पीयर का परिवर्तन किया गया, ठीक बात है। तो संग्राहक धारा में 1 मिली एम्पीयर क्या होता है, परिवर्तन होता है, संग्राहक धारा IC 1 मिली एम्पीयर का परिवर्तन, ठीक, वृद्धि हो जाती है। धारा लाभ बीटा की गणना करो, कर लेंगे भाई, बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ये कौन सा क्वेश्चन है, छठा है, कोई दिक्कत नहीं भैया। क्या बोल रहा है, उत्सर्जक धारा में क्या परिवर्तन आएगा, उत्सर्जक धारा क्या होती है IE और इसमें परिवर्तन ज्ञात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और बोलो। फिर बीटा के मान, प्राप्त मान से अल्फा की गणना करो, ये लो सारे पूछ लिए उसने, जो बन सकते थे ना वो सारे पूछ लिए। तो पहले तो मैं ये IE निकाल सकता हूं और बीटा एक बार में, सारी चीजें एक बार में निकाल सकते हैं। चलो बीटा देखो, तो हमने लिखा बीटा इज इक्वल्स टू डेल IC बटा डेल IB। डेल IC का मान कितना, 1 गुणा 10 की घात -3, इसका मान कितना 50 गुणा 10 की घात -6, इसको काटो, 10 की घात -3 नीचे, ऊपर गया तो प्लस का 3, 1000 हो गया ऊपर, और 1000 में किसका भाग 50 का, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 20 आ गया बीटा का। अगर बीटा का मान 20 है तो अल्फा का मान क्या होगा, ये होता है बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा, ठीक है। बीटा का मान कितना 20,
20 में भाग लगाएंगे किसका, 21 का, 10 बीटा करोगे ना, ये तो करेंगे। चलिए तो 20 में 21 का भाग लगाएंगे, अल्फा हो गया। चलिए ये सॉल्व कर लेना भैया, आप पे छोड़ रहा हूं मैं। और क्या पूछ रहा है, आई ई, तो इन दोनों से निकल गया क्या भाई, डेल आई ई इज इक्वल्स टू डेल आई सी प्लस डेल आई बी, यही होता है। डेल आई सी का मान देखो 10 की घात -3 मिली एम्पियर, और प्लस 50 गुणा 10 की घात क्या, -6। ठीक है, ये मिली एम्पियर था, इसको कन्वर्ट कर लिया, माइक्रो एम्पियर था, इसको कन्वर्ट कर लिया। इससे और इसे अगर मैं देखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 गुणा 10 की घात -3 लिख सकते हैं, प्लस इसको मैं क्या लिखूं 0.05 गुणा 10 की घात -3 लिख सकता हूं क्या, एक बार देखना, देखें बैठ रहा है क्या, 1000 का भाग लगाओ इसमें, 1000 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, पॉइंट इस तरफ खिसक जाएगा, कितने 3 बिंदुओं के बाद, तो यही आना चाहिए। चलिए 10 की घात -3 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बैठेगा 1.05 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। बच्चों मैथमेटिक्स है, कर लोगे ना ये, या फिर इसमें दिक्कत आएगी, इतना तो कर लोगे बच्चों, 12वीं में आ गए हो तुम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अपने सारे आंसर क्या कर जाने चाहिए, मैच कर जाने चाहिए। देखिए बीटा का मान 20 आ रहा है, ठीक बात है, अल्फा का मान 20/21 आ रहा है, ये भी ठीक बात है, और उन्होंने वो निकाल लिया होगा। चलिए ठीक है, 1.05 मिली एम्पियर, डन है, ओके। चलिए 7वां सवाल एक अच्छा सवाल है, ये मिटा रहा हूं मैं। सातवां सवाल पढ़ लो एक बार के लिए। क्या बोल रहा है, इधर बना दो क्या डायग्राम, इस तरफ ही बना रहा हूं। चलो इस सवाल को सॉल्व करते समय आपको क्या दिमाग में रखना पड़ेगा वो बात ध्यान रखो। ये जो है ना, ये जीनर डायोड है बच्चों, है ना, और जीनर डायोड के सिरों पर विभवपतन होता है Vz। जब तक इस पर वोल्टता Vz के आसपास नहीं प्राप्त होती तब तक ये काम नहीं करेगा। मतलब ये काम करना है भंजन क्षेत्र में, भंजन क्षेत्र में ही इससे ये धारा जाएगी। अगर ये भंजन क्षेत्र में नहीं है तो फिर धारा इससे जाएगी नहीं, भैया धारा जो है वो इधर से जा रही है, ये कट ऑफ है। ठीक है, ये जो है ऑफ स्विच की भांति व्यवहार करने वाले, इससे धारा ही नहीं बहने वाली है, तो फिर वो धारा गई कहाँ ही हो। ठीक है, लेकिन अगर ये बंधन क्षेत्र में चला गया तो फिर धारा जाएगी इसी से, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अधिकतम धारा जो है वो इसी से प्रवाहित होगी। चलिए क्या बोल रहा है, संलग्न चित्र में परिपथ में बहने वाली धारा तथा जेनर डायोड के सिरों के बीच में विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखो एक तो परिपथ में बहने वाली धारा आपको आई ज्ञात करनी है, और एक जेनर डायोड का क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो जो इसके सिरों पर विभवांतर होगा वही इसके सिरों पर विभवांतर होगा। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए, ठीक, कि इसके सिरों पर जो विभवांतर है वही इसके सिरों पर, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर क्रम में है। ठीक, तो जो यहां पर VRL होगा ना, VRL बराबर क्या होगा, IRL इंटू R। ठीक, तो यहाँ पे जो VRL होगा वही VZ का मान होगा, ये बात ध्यान रखना। VZ इज इक्वल्स टू VRL, या V0 मान लो इसको, इसको V0 लिख लो आप। ठीक है, तो VZ इज इक्वल्स टू V0 लिख लो, जैसे भी आप इसे प्रदर्शित करना चाहें। यदि लोड प्रतिरोध RL बराबर 2 किलो ओम के सिरों के बीच का विभवांतर 15 वोल्ट है, V0 का मान भैया दे दिया, इस V0 का मान दे दिया, कितना है, 15 वोल्ट।
जेनर डायोड की कार्यशील न्यूनतम धारा 10 मिली एम्पियर है। जेनर डायोड की कार्यशील न्यूनतम धारा मतलब जो जेनर डायोड से प्रवाहित होगी ना धारा आई जेड, ठीक, वो कितनी है 10 मिली एम्पियर है। आपको क्या ज्ञात करना है पहले वो समझिए, हमें आई निकालना है और हमें क्या निकालना है वीजेड निकालना है, ठीक। तो एक सिंपल सा टास्क है हमारे पास में बच्चों। अब देखिए Vz का मान तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कितना आएगा। तो ये भैया ये दोनों एक दूसरे के कौन से क्रम में लगे हुए, कौन से भैया समांतर क्रम में। समांतर क्रम में है तो जितना ये है उतना ही ये है, ठीक। तो पहली बात तो Vz बराबर, ये ध्यान रखो, V0 लिख लीजिएगा, Vz बराबर V0 समांतर क्रम में है। फिर लिख लीजिएगा कितना 15 वोल्ट। एक आंसर तो मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा, यही पूछा है ना भैया कि जनरल डायोड के स्लों के बीच में क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। 15 वोल्ट आ गया क्या? चलिए अब देखो, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये धारा I ज्ञात करनी है। I इज इक्वल टू क्या है IZ प्लस IRL। IZ का मान कितना है, इतना 10 मिली एम्पियर। हमें क्या ज्ञात करना है IRL और ज्ञात करना है, I निकल जाएगा। चलिए IRL निकाल लेते हैं। IRL क्या होगा वो देखिए, तुमने लिखा V0 इज इक्वल टू IRL इंटू R, R का मान दिया हुआ है तो IRL बराबर कितना हो जाएगा, V0 का मान कितना 15, उसमें भाग लगाया किसका R का, R कितना 2 किलो ओम 10 की घात 3, ठीक। इसमें भाग लगाओगे तो 7.5 आएगा, गुणा 10 की घात क्या -3 क्या एम्पियर। तो ये कितना हो गया 7.5 क्या बच्चों मिली एम्पियर। बताओ भैया IRL आया नहीं आया, ठीक। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहाँ पर धारा कितनी आ रही है I, कितने भाग में डिवाइड हो रही है, दो भागों में, एक IZ में और एक IRL में। तो हमें पता है कि I इज इक्वल टू क्या है IZ प्लस IRL, संधि का नियम लग सकता है यहाँ पर, है ना, ठीक। तो IZ का मान कितना 10 मिली एम्पियर, IRL का मान कितना 7.5 मिली एम्पियर, टोटल धारा का मान कितना 17.5 मिली एम्पियर। बताओ भाई, पता चला? ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी मेरे हिसाब से, बहुत कम टाइम में मैंने ये सॉल्व कर दिया है ना। चलिए तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। इससे ज्यादा इसमें कुछ करना भी नहीं, इतना ही थे, ठीक। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, चैप्टर मेरी तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।